स्टार्ट करेंगे अपना कॉमन टॉपिक, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज हम लोग क्यों स्टार्ट करें? बिकॉज 12th में अभी हमारा हुआ है, एंड भूल जाओ, क्योंकि हमको मालूम है कि हमने जब चालू किया था तब कब चालू किया था, एकदम 1 अप्रैल में। तो मुझे भी पूरा मालूम है कि आपको पूरा याद नहीं रहेगा, बट हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग अभी यहाँ पे पूरा जीरो से क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम CMA फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है वो बिल ऑफ एक्सचेंज में थोड़े से ज्यादा है। वेटेज में हमने देखा, जब हमने इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स देखा था तो उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज का वेटेज भी मार्क्स का क्या है, ज्यादा है। तो हमारा मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर रहेगा, थ्योरी के ऊपर, क्योंकि थ्योरी में से ऑब्जेक्टिव आने वाला है। एंड प्लस हम लोग साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? हमने देखा था, इट इज नथिंग बट व्हाट, अनकंडीशनल ऑर्डर ड्रॉन बाय ड्रॉवर, यानी कि सेलर किसके ऊपर, ड्रॉई यानी कि बायर के ऊपर। क्यू इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये रहा फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये क्या होता है, ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जहां पे सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती है। नेम एंड एड्रेस ऑफ सेलर, नेम एंड एड्रेस ऑफ बायर, कितना अमाउंट ऑफ गुड्स है वो, कब पैसा देने वाला है वो, एंड ऑल, बराबर है। तो ये बनता कैसा, ये होता कैसा है, ये हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो डिटेल में देखना है तो सबसे पहला हमको ट्रांजैक्शन मालूम होना क्या है, जरूरी है कि सेल और परचेस होता कैसे है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास एक सेलर है जिसका नाम है ए, और दूसरा क्या है, बायर जिसका नाम क्या है बी। सेलर और बायर को लेके हम लोग आगे चलते हैं। तो अगर इनको हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये देखो, बायर को लेना है टीवी जिसका प्राइस कितना है, ये हमारा ट्रांजैक्शन है। अब ये ट्रांजैक्शन अगर हम लोग कंप्लीट करने जाएंगे तो ये 3 तरीके से होगा। एक होगा कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा होगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बट क्रेडिट ट्रांजैक्शन नॉर्मल, और तीसरा होगा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द व्हाट, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। पहला कैश ट्रांजैक्शन, कौन है, हमारा सेलर है, ये कौन है, हमारा बायर है। क्या लेने गए, इसको बोलो, टीवी लेने गए। तो ये पैसा लेके सेलर के पास आया, टीवी सिलेक्ट किया, जो भी टीवी था उसका जितना कैश बनता है उसने सेलर को दिया, और सेलर ने क्या किया, अरे पैसा लिया, काउंट किया, 40,000 देखा बराबर है, जो भी टीवी बायर को चाहिए था दे दिया, ट्रांजैक्शन खत्म। कौन सा ट्रांजैक्शन? तो कैश ट्रांजैक्शन हम लोग किसको बोलेंगे, जहां पे कोई भी गुड्स या फिर एसेट्स परचेस या सेल होता है, कैसे, कैश में, कैसे, कैश में, और इन एनी काइंड। एनी काइंड बोला तो क्या आप चेक में कर रहे हो, आप गूगल पे कर रहे हो, किसी भी तरह के ऑन द स्पॉट पेमेंट करके आप परचेस या सेल कर रहे हो, तो उसे क्या बोला जाएगा, कैश ट्रांजैक्शन। सो इट इज सिंपल, कुछ भी अलग नहीं है। इंपॉर्टेंट है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अभी क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हमने क्या देखा, उधारी वाला ट्रांजैक्शन। अब ये उधारी वाला ट्रांजैक्शन 2 तरीके का होता है, मतलब गुड्स का प्राइस अगर कम ज्यादा रहेगा तो क्या करेगा सेलर। मैंने आपको तब भी पूछा था एक क्वेश्चन कि जस्ट याद करो कि आप दुकान में उधारी पे कुछ लेने जाते हो तो क्या शॉपकीपर डायरेक्टली आपको वो गुड्स दे देता है, नहीं, क्या करता है, यस वेरी गुड, सबसे पहला वो आपका नाम, अमाउंट, डेट डायरी में क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, फिर वो आपको सामान देगा ना, बराबर है। अभी मुझे बताओ कि आप टीवी खरीदने के लिए उधारी पे जा रहे हो और सामने वाला आपका रिकॉर्ड क्या कर रहा है, डायरी में मेंटेन कर रहा है। 40,000 का टीवी लिया, आपका नाम लिखा सुशांत, आज का डेट लिखा, सुशांत को पूछा कब पैसा देगा, सुशांत बोला 3 महीने के बाद, लिख दिया डायरी में 3 महीने के बाद, और सुशांत को टीवी दे दिया। अभी हो क्या रहा है कि 3 महीना होने के बाद सुशांत पैसा देने नहीं आया, तो फिर सेलर गया सुशांत के घर पे, बोला भाई तूने टीवी लिया था, 3 महीने के बाद पैसा देगा बोला था, बड़ा अभी तक पैसा दिया नहीं है, क्या हुआ। सुशांत एक ही क्वेश्चन पूछता है और वहां पे ट्रांजैक्शन बोलो रिलेशन भी खत्म होता है। सुशांत एक ही क्वेश्चन पूछेगा, क्या, कौन हो तुम, मैं तो तुमको पहचानता भी नहीं, कौन सा टीवी, क्या बात कर रहे हो, फंडा समझ में आ रहा है ना। अभी इस केस में सेलर क्या करेगा, केस करेगा कोर्ट में।
ठीक है, कोर्ट में केस कर दिया, सुशांत को कोर्ट में बुला दिया, फिर वो जज रहेगा, जज सेलर को बोलेगा क्या हुआ, सेलर बोलेगा सर मैंने उसको टीवी बेचा था, बोला 3 महीने के बाद पैसा देगा, बट दिया नहीं। सुशांत को जज ने पूछा सही है क्या, सुशांत बोलता नहीं मैंने तो कोई टीवी खरीदा ही नहीं, मैं तो उसको पहचानता भी नहीं, पहली बार यहाँ पे देख रहा हूं। जज सेलर को पूछेगा भाई तुम्हारे पास क्या प्रूफ है तुमने टीवी बेचा था, है कोई सेलर? सेलर डायरी लेके आएगा, सर ये देखो डायरी मैंने यहाँ पे लिखा है 40,000 का टीवी, डेट देखो 3 महीने बाद पैसा देगा, सब मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या जज यकीन करेगा? नहीं। जज बोलेगा भाई तो इस डायरी में लिखेगा नरेंद्र मोदी का नाम और बोलेगा उसको टीवी बेचा है, उसको एसी बेचा है, तो थोड़ी ना आप नरेंद्र मोदी के ऊपर केस करने वाले हो। दैट इज द सिंपल फंडा ना। तो डायरी कोर्ट में किसी भी तरह का लीगल एविडेंस बोल के आगे आएगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो फिर बड़े अमाउंट के लिए सेलर को क्या करना पड़ता है? बड़े अमाउंट के लिए सेलर को जाना पड़ता है विद द बिल ऑफ एक्सचेंज। डायरी में छोटा मोटा अमाउंट वाला चल जाता है, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए चल जाता है। कल जाके सुशांत ने पलटी भी मारा, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। तो छोटे मोटे अमाउंट के लिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है डायरी में, पर जब अमाउंट बड़ा रहेगा तो क्या यूज होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज। समझा आपको? तो पहला हम लोग देखते हैं डायरी वाला एग्जांपल। अभी सुशांत को क्या चाहिए? सुशांत को टीवी नहीं चाहिए, सुशांत को क्या चाहिए? रिमोट। क्या चाहिए सुशांत को? रिमोट। कैसे चाहिए? उधारी में चाहिए ना। तो ये सेलर है या बायर है जिसको हम लोग सुशांत बोल रहे हैं। सुशांत आ रहा है रिमोट खरीदने के लिए बट उधारी पे। बायर को, सेलर को बोला भाई मेरे को रिमोट चाहिए बट अभी पैसा नहीं है, 3 महीने के बाद पैसा देगा। सेलर क्या करेगा? रिमोट 200 रुपए का, 300 रुपए का जो भी है, सेलर सबसे पहला क्या करेगा? डायरी ओपन करेगा, डायरी में सुशांत का नाम लिखेगा, आज का डेट लिखेगा, जो भी अमाउंट है वो लिखेगा, एंड लिखने के बाद सुशांत को जो रिमोट चाहिए वो रिमोट दे देगा। क्लियर है? क्या हो रहा है यहाँ पे? आज का ट्रांजैक्शन खत्म। पूरा खत्म नहीं हुआ है, क्यों? पैसा अभी भी मिलने का बाकी है। बट ये नॉर्मल छोटे अमाउंट वाला क्रेडिट ट्रांजैक्शन है जो कहां पर रिकॉर्ड होने वाला है? डायरी में। बट वही सुशांत को क्या चाहिए? टीवी 40,000 का, तो डायरी में रिकॉर्ड किया तो चलेगा नहीं। तो ये रहा अगेन सेलर, ये रहा अगेन बायर। क्या चाहिए? टीवी चाहिए 40,000 रुपीज, बट कैसे चाहिए? क्रेडिट में चाहिए। सेलर को भी मालूम है डायरी में लिखा तो चलेगा नहीं, तो ऐसे केस में सेलर क्या बनाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज। देखा था ना अभी हमने फॉर्मेट, जिसमें सेलर सब लिखेगा, अपना नाम और एड्रेस, बायर का नाम और एड्रेस, अमाउंट ऑफ टीवी दैट इज वैल्यू, बराबर है, कब पैसा देने वाला है वो टाइम, बराबर है, सब लिखेगा। और लिखने के बाद वही डॉक्यूमेंट वो किसको देगा? रे बायर को देगा। बायर को देगा, ये देखो बना के रखा है, एक बार क्या करो चेक करो सब कुछ बराबर है क्या। देखो अगर आप एग्री करते हो तो इस बिल के ऊपर क्या करो? साइन करो। क्या करो? इस बिल के ऊपर साइन करो। बायर क्या करते हो? इस बिल के ऊपर साइन करेगा, साइन करके वो बिल क्या करेगा? वापस ड्रॉवर को रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है? अभी ड्रॉवर यानी कि सेलर बायर को क्या बोलेगा? रे देखो भाई ये बिल के ऊपर आपने साइन किया है, कल जाके अगर आप पैसा नहीं दे रहे हो या फिर पलटी मारने का कोशिश कर रहे हो तो ये बिल लेके मैं कोर्ट में जाएगा और तुम्हारे अगेंस्ट क्या करेगा? केस करेगा। नाउ अभी हमारा बायर पलटी मार सकता है क्या? नहीं, बिकॉज हमारे पास क्या है? प्रूफ है। समझा आपको? क्लियर है? तो दे दिया साइन करके बायर ने बिल, सेलर ये बिल अपने पास रखेगा और जो टीवी बायर को चाहिए वो टीवी बायर को दे देगा। आज का ट्रांजैक्शन खत्म। बट क्या ट्रांजैक्शन पूरा खत्म हुआ है? नहीं। समझा आपको? तो चलो अभी आते हैं, कितना महीने का टाइम पीरियड बोला था? 3 मंथ्स का ना। तो 3 मंथ्स के बाद पहला क्रेडिट कैश ट्रांजैक्शन तो उधर ही खत्म हुआ था, एक हाथ से पैसा दिया था, एक हाथ से टीवी लिया था, उधर ही खत्म। हम लोग को क्रेडिट वाला देखना है। पहला देखते हैं रिमोट वाला। ओके, तो रिमोट वाले केस में क्या हो रहा है? 3 महीने के बाद हमारा बायर किसके पास आएगा? सेलर के पास आएगा। सेलर को जो भी अभी यहाँ पे 40,000 गलती से है, जो भी 200-300 रुपए रिमोट का है, सुशांत क्या करेगा? सेलर को दे देगा। सेलर क्या करेगा? रे यस, सेलर सबसे पहला डायरी ओपन करेगा, डायरी में जो भी सुशांत का नाम उसने लिख के रखा है वो नाम डायरी में से क्या करेगा? कट कर देगा, कैंसिल कर देगा, ट्रांजैक्शन खत्म। समझा? नाउ अभी कौन सा आएगा ट्रांजैक्शन? बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होने वाला है बोलो? हमारा बायर
जो भी अमाउंट है वो अमाउंट लेके किसके पास जाएगा? सेलर को। सेलर को अमाउंट दे देगा। 3 महीने के बाद जो भी डेट आता है, पैसा लेके आया, सेलर को अमाउंट दे दिया। ऐसे ही पैसा देके बाहर चला जाएगा तो चलेगा क्या? क्यों? क्योंकि बिल अभी भी किसके पास है? सेलर के पास। तो क्या होगा? अगर बायर पैसा दिया, सेलर बोला अरे अभी आज मैं घाई गड़बड़ में हूं, दुकान में बहुत गर्दी है, तो कल आ जा, कल मैं तेरे को बिल देता हूं। बायर बोला ठीक है, बेचारे ने 3 महीना उधारी पे दिया, इतना तो ट्रस्ट अपन रख सकते हैं, और बायर ऐसे ही चला गया। दूसरे दिन बायर आ रहा है, भाई बिल किधर है? सेलर बोलता काय का बिल? बायर बोलता पैसा दिया ना। सेलर बोलता कब आया था, किसको दिया पैसा? बायर फंसेगा या नहीं फंसेगा? फंसेगा ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रैक्टिकल होना जरूरी है, कभी इमोशनल होना नहीं है। तो बायर का जिम्मेदारी क्या है? जब वो 40,000 रुपीज दे रहा है तो बदले में क्या मांगेगा? बोलो, बदले में बिल मांगेगा। समझ में आ रहा है? तो सेलर ये बिल बायर को रिटर्न करेगा। क्लियर है? अभी बायर का एक और जिम्मेदारी है, बिल आया, खत्म हो गया ना ट्रांजैक्शन, तो इमीडिएटली इस बिल को क्या करो? फाड़ दो। क्यों फाड़ दो? क्योंकि बिल फट गया मतलब वो बिल खत्म हो गया। हमने देखा था ना, मूवी में जाते हैं, सर्कस में जाते हैं, या फिर अपने यहाँ पे फेयर होता है, देखो, तो झूले में हम लोग जाते हैं टिकट लेके, गेट में एक बंदा रहता है, वो क्या करता है? वो टिकट फाड़ देता है। क्यों फाड़ देता है? फाड़ा मतलब वो टिकट कैंसिल हो गया, ताकि दोबारा कोई और उसको यूज नहीं करना चाहिए। सेम इसी तरह आप भी फाड़ दो, मतलब वो टिकट क्या होगा? वो बिल क्या होगा? कैंसिल होगा। नहीं तो जस्ट इमेजिन कि आपने सेलर से बिल ले लिया, जेब में रखने गए और बिल उसी दुकान में गिर गया, घर पे आ गया, आपको मालूम नहीं, और वो बिल सेलर को मिल गया। क्या कर सकता है सेलर? दोबारा पैसे के लिए क्लेम कर सकता है ना। तो इसलिए बाहर का जिम्मेदारी क्या है? रे इमीडिएटली उस बिल को फाड़ दो, ट्रांजैक्शन क्या होगा? खत्म होगा। ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रोसीजर। क्लियर है? बिल ऑफ एक्सचेंज समझा? चलो, नाउ ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। अभी इंपॉर्टेंट देखते हैं पार्टीज इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। याद करो जरा, कितने इंपॉर्टेंट पार्टीज होते हैं? 3। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पार्टीज इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी तक हमने 2 पार्टी देखा। कौन सा 2 पार्टी देखा? सेलर एंड बायर। कौन सा 2 पार्टी देखा? सेलर एंड बायर। अब ये सेलर जो होता है ना, सेलर को नाम दिया जाता है व्हाट? ड्रॉवर। व्हाई ड्रॉवर? बिकॉज सेलर जो है वो बिल क्या करता है? ड्रॉ करता है। तो ड्रॉवर का मीनिंग क्या है? ड्रॉवर का मीनिंग है द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड एज ड्रॉवर। क्या है ड्रॉवर का नाम? तो ये सिंपल मीनिंग है ड्रॉवर का। सेलर जो है वो सेलर ही बिल बनाता है, सब कुछ बिल में रिकॉर्ड करता है, सब काम किसका होता है? सेलर का होता है। एंड वेरी सिंपल ना, हम लोग को भी मालूम है, नॉर्मल केस में भी हम दुकान में शॉपिंग करने के लिए जब जाते हैं तो बिल हम थोड़ी ना बनाते हैं। हमने ही सामान खरीदा और हमने ही बिल बनाया। बिल कौन बनाता है? सेलर ही तो बनाता है। तो यहाँ पे भी बिल ऑफ एक्सचेंज भी कौन बनाने वाला है? सेलर बनाने वाला है। इसलिए सेलर को क्या बोला जाता है? ड्रॉवर। सो ड्रॉवर का सिंपल मीनिंग, द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड एज व्हाट? ड्रॉवर। तो बायर को क्या बोलेंगे आप लोग? बायर को बोला जाएगा ड्रॉई। और ड्रॉई का मीनिंग क्या है? मतलब जिस बंदे के ऊपर बिल बनाया जाता है उस बंदे को क्या बोला जाता है? ड्रॉई। तो हमारे केस में ड्रॉई कौन बनेगा? बायर, क्योंकि सेलर किसके ऊपर बिल ड्रॉ कर रहा है? बायर के ऊपर। तो बायर कौन बनेगा? बोलो, ड्रॉई। तो ये ड्रॉई का एक मीनिंग हो गया। ड्रॉई का एक और मीनिंग था। क्या मीनिंग था? यस, वेरी गुड। बिल जो एक्सेप्ट करता है, यानी कि बिल के ऊपर जो सिग्नेचर करता है, एक्सेप्ट करता है, उसे क्या बोला जाता है? ड्रॉई। तो ये एक और मीनिंग आपको ध्यान में रखना है। क्या है मीनिंग? बोलो, द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल इज कॉल्ड एज ड्रॉई। ये क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में दोनों में से कोई भी मीनिंग आ सकता है ना, तो दोनों आपको आना क्या है? जरूरी है। दूसरा चीज, ये इसलिए भी जरूरी है बिकॉज ऐसा नहीं कि बिल जो है वो सिर्फ गुड्स परचेज करते वक्त या बेचते वक्त ही ड्रॉ होता है। कल जाके मान के चलो कि प्रज्ञा को उधारी पे पैसा चाहिए, वो आ गई मेरे पास, सर मेरे को 50,000 उधारी पे चाहिए, मैं ऐसे ही उसको दे दूंगा क्या? नहीं, ऐसे ही मैंने उसको दे दिया और कल जाके उसने पलटी मारा तो मेरा तो नुकसान होगा ना। तो इस केस में भी मैं क्या कर सकता हूं? बोलो, इस केस में भी मैं प्रज्ञा के ऊपर बिल ड्रॉ करूंगा, बिल में सारे डिटेल्स लिखूंगा,
अमाउंट लिखूंगा, प्रज्ञा कब पैसे देने वाले वो टाइम पीरियड लिखूंगा, प्रज्ञा से वो बिल साइन करवा के लूंगा, बिल अपने पास रखूंगा एंड फिर प्रज्ञा को पैसे दूंगा। ये सुन लो। तो ऐसे उधारी में अगर आप कैश वगैरह ले रहे उस वक्त भी बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज किया जाता है। क्लियर ही है? तो ये ड्रॉवर, ये ड्रॉई यानी कि ये सेलर और ये बायर। तो फिर इंपॉर्टेंट है कि तीसरा पार्टी कौन होता है? तो तीसरा पार्टी होता है पेई। कौन होता है पेई? मैंने आपको बताया था ये पेई का नाम आपने किधर देखा है? चेक पे। चेक पे होता है ना सबसे पहला पेई, और उस पेई के आगे हम लोग क्या करते हैं? जिसको पेमेंट देना है उसका नाम लिखते हैं। तो पेई का मीनिंग वही है, द पर्सन टू होम अमाउंट इज पेएबल इज कॉल्ड एज व्हाट? पेई। बिल ऑफ एक्सचेंज में जिस बंदे को बिल का अमाउंट देना है, जिसको हम लोग पे करने वाले हैं, उस बंदे को क्या बोला जाता है? पेई। सिंपल मीनिंग पेई का बोलो फटाफट। अभी मुझे बताओ, ड्रॉवर, ड्रॉई, इस केस में पैसा देने वाला कौन है? ड्रॉई। किसको देने वाला है? बराबर है, हर केस में तो वही होने वाला है ना। ड्रॉई अगर उधारी पे सामान ले रहा है या उधारी पे पैसा ले रहा है तो ड्यू डेट में पैसा किसको देने वाला है? ड्रॉवर को। तो मैक्सिमम केसेस में ना ड्रॉवर ही पेई रहेगा, बट कुछ ऐसे केसेस रहेंगे जहां पे पेई ड्रॉवर के अलावा कोई और थर्ड पर्सन रहेगा। समझ में आ रहा है क्या केस है? वो हम लोग देखेंगे। तो क्या बोला है? लास्ट वाला सेंटेंस बोलो फटाफट। क्लियर है? तो नाउ अभी एक पेई का एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो कौन है? ये सेलर यानी कि हमारा ड्रॉवर जिसका नाम है ए। ये कौन है? बायर यानी कि ड्रॉई जिसका नाम क्या है? बी। क्लियर है? क्या चाहिए था रे बी को? टीवी चाहिए था, बट कैसा चाहिए था? उधारी पे, क्रेडिट में चाहिए था। सेलर ने क्या किया? फटक से बिल ड्रॉ किया, बराबर है, बिल के ऊपर सारा डिटेल्स लिख दिया, लिखने के बाद बायर को दे दिया यानी कि ड्रॉई को दे दिया। ड्रॉई को क्या बोला? हाँ अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अभी तक ये बायर ही है, ड्रॉई नहीं होना है। कौन है ये? बायर है। बिल भेजा, उसको बोला भाई तू देख सब कुछ बराबर है क्या? ये बोलेगा सब कुछ बराबर है, फिर साइन कर। जैसे ये साइन करेगा ना तब ये कौन बनेगा? ड्रॉई। समझ में आ रहा है? क्लियर है? एंड साइन करने के बाद आपके बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रोसीजर क्या होगा? स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो ऑब्जेक्टिव में एक और चीज मैंने आपको सिखाया था, द बिल बिफोर द सिग्नेचर ऑफ ड्रॉई इज कॉल्ड एज व्हाट? ड्राफ्ट। इज कॉल्ड एज व्हाट? ड्राफ्ट। मतलब ये बिल जब तक ड्रॉई सिग्नेचर नहीं करता है ना तब तक वो एक जस्ट कागज का टुकड़ा होता है जिसका वैल्यू क्या होता है? जीरो। क्या वैल्यू होता है? जीरो। बट जैसे ही ये ड्रॉई उसके ऊपर साइन करेगा तो जो बिल का अमाउंट है वो वैल्यू उस कागज के टुकड़े का बन जाता है। जैसे कि हमारे बायर को टीवी चाहिए था, कितने का रे? 40,000 का। जब तक बायर साइन नहीं करना है ना तब तक उस बिल का वैल्यू जीरो है, बट जैसे ही बायर साइन करेगा उस बिल का वैल्यू कितना बनेगा? 40,000। फंडा क्लियर है? तो ये देखो हमारे बायर ने यानी ड्रॉई ने सिग्नेचर किया, बिल रिटर्न किया, सेलर क्या करेगा? टीवी उसको दे देगा। डन? ओके। नाउ क्या हो रहा है? कितना कभी पैसा देगा बोला था रे? 3 महीने के बाद पैसा देगा बोला था। नाउ 2-4 दिन के बाद ऐसा हो रहा है कि हमारे सेलर की दुकान में क्या हुआ? चोरी हो गया। सेलर की दुकान में क्या हुआ? चोरी हो गया। हमारे ड्रॉवर के दुकान में चोरी हो गया। चोर आया, सारे सामान पैसा वगैरह जो था वो उठा के लेके गया। अभी वो पुलिस केस वगैरह बनेगा एंड ऑल, बट इमीडिएटली तो सब कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बेचारा सेलर सर पे हाथ रख के बैठा है कि अभी करने का क्या। फिर उसको याद आया कि भाई 4 दिन पहला मैंने बायर को उधारी पे टीवी बेचा था 40,000 का। चलो उसके पास जाते हैं, उसको पूछ के देखते भाई मेरा ऐसा ऐसा हालत हुआ है, तू कुछ हेल्प कर सकता है क्या? तो सेलर गया बायर के पास, उसने अपनी दर्द भरी कहानी बायर को बता दी और बोला कि आज मुझे पैसे की जरूरत है भाई, मेरे को मेरे टीवी का पैसा वापस कर दे, 40,000 आज मुझे दे दे। क्या लगता है बायर देगा आदित्य का? क्योंकि बायर ने कमिटमेंट कब का किया है? 3 महीने के बाद। बायर सीधा बोलेगा भाई अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं उधारी पे क्यों खरीदता,
भाई डायरेक्ट कैश देके टीवी घर पे लेके जाता, पर आज मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा मेरे पास कब आने वाला है? 3 महीने के बाद। तो मैं आज तेरे को पैसा नहीं दे सकता। सेलर कुछ कर सकता है? नहीं, सेलर ने खुद उसको अलाउ किया है 3 महीने के लिए। तो ऐसे केस में 3 महीने तक सेलर दुकान तो बंद नहीं रखेगा ना, उसको बेचारे को दुकान चालू करना है, सामान खरीदना है, बट पैसे का जरूरत पड़ेगा। तो ऐसे केस में सेलर किसके पास जाएगा रे? ऐसे केस में सेलर जाएगा बैंक के पास। बैंक को अपना दर्द भरी कहानी बताएगा। बैंक क्या बोलेगा? कोई टेंशन लो मत, हम बैठे इधर आपकी मदद करने के लिए, दिखाओ बिल। देख लिया बिल 40,000 का है। फिर बैंक वाला क्या करेगा रे? बायर को फोन करेगा, क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है ना, क्रॉस वेरीफाई कर दिया, सब कुछ ठीक है। बैंक बोलता है ओके, सब कुछ ओके, कोई टेंशन नहीं है। कितने का बिल है? 40,000 का ना, ये लो, हम आपको 39,000 रुपीज देंगे। कितना? सेलर बोलेगा ये क्या बात हुई भाई, मेरा बिल तो 40,000 का है और आप 39,000 दे रहे हो। बैंक बोलेगा देखो, हम बैठे यहां पे आपकी हेल्प करने के लिए, बट कोई समाज सेवा करने के लिए तो नहीं बैठे, हमको भी तो प्रॉफिट कमाना है ना, लेना है तो लो वरना जाओ। अभी 1,000 रुपए के लिए सेलर निकल जाएगा कह रहे? नहीं, समझो आपको। तो अभी सेलर क्या कर रहा है? सेलर अपना बिल जो है वो बैंक को बेच रहा है, बराबर है। इस केस को क्या बोलते हैं हम लोग आगे बढ़ने वाले? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या बोलते हैं इसको? सो सेल ऑफ बिल टू द बैंक इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो बिल कितने का था अपना? 40,000 का, सेलर ने बैंक को दे दिया, बराबर है। बैंक ने कितना पैसा दिया रे? बैंक ने 39,000 किसको दिया? सेलर को दिया। क्लियर है? सेलर का काम खत्म। पर अभी बिल किसके पास है रे? बैंक के पास। जब 3 महीने के बाद ड्यू डेट आएगा ना, सेलर बायर को बोलेगा भाई मेरे पास मत आ, बिल मेरे पास नहीं है, पैसा लेकर तू किसके पास जा? बैंक के पास जा, बैंक को पैसा दे, तेरे को तेरा बिल मिल जाएगा। तो इस केस में हमारा बायर जो है, बायर किसको पैसा दे रहा है रे? बायर 3 महीने के बाद पैसा लेगा, पैसा लेके किसके पास जाएगा? बैंक के पास, बैंक को पैसा देगा और बैंक से अपना बिल लेगा। तो मुझे बताओ इस केस में बायर किसको पैसा दे रहा है? ड्रॉई किसको पैसा दे रहा है? तो बैंक को क्या बोला जाएगा? पे। क्या बोला जाएगा? पे। तो हर केस में ड्रॉवर पे ही रहने वाला नहीं है, कुछ केसेस में ड्रॉवर के अलावा थर्ड पार्टी भी क्या होता है? पे ही होता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? पक्का? तो ये पे वाला एग्जाम्पल हुआ। और ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कौन सा एग्जाम्पल था ये? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। कौन सा एग्जाम्पल था? ट्रांजैक्शन खत्म। समझा आपको? चलो नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट व्हाट? मीनिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। वैसे तो आपने 11th में 12th में फाइनल अकाउंट बनाया, आपको मालूम है बिल्स रिसीवेबल किधर रिकॉर्ड होता है? एसेट साइड, बराबर है। बिल्स पेएबल कहां पर रिकॉर्ड होता है? तो अच्छी तरह से मालूम है। बट है ना, होता क्या है मालूम है? बिल एक ही होता है, बट है ना दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बिलों का मीनिंग जो है वो क्या होता है? चेंज होता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे व्हाट इज बिल्स रिसीवेबल, तो उसका सिंपल मीनिंग है, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट किसी को भी मिलने वाला है, क्या है? किसी को भी मिलने वाला है, रिसीवेबल है, तो उस बंदे के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या बन जाता है? बिल्स रिसीवेबल। क्या बन जाता है? और जिस बंदे को बिल का अमाउंट पे करना है उस बंदे के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या बनेगा? बिल्स पेएबल। दैट इज ए सिंपल मीनिंग। तो मुझे बताओ ड्रॉवर एंड ड्रॉई में, यानी कि सेलर एंड बायर में बिल का अमाउंट किसको मिलने वाला होता है? सेलर को। तो सेलर के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या बनेगा? क्या बनेगा? बिल्स रिसीवेबल। और बिल का अमाउंट पे कौन करता है रे? बायर, यानी कि ड्रॉई। तो ड्रॉई के लिए बिल का अमाउंट क्या, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज क्या बनेगा गुरु? बिल्स पेएबल। तो सिंपल मीनिंग है बिल्स रिसीवेबल का। क्या है? रीड करो। समझा? कौन बिल का अमाउंट रिसीव करता है? सेलर। सेलर यानी कि कौन? ड्रॉवर। तो ड्रॉवर के लिए ऑलवेज बिल ऑफ एक्सचेंज क्या रहेगा? बिल्स रिसीवेबल। क्या रहेगा? बिल्स रिसीवेबल। बिल का अमाउंट कौन पे करता है रे? बायर। बायर यानी कि कौन? ड्रॉई। तो ड्रॉई के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑलवेज क्या रहेगा? क्लियर है ये चीज? पक्का? एनी डाउट? चलो नेक्स्ट वन क्या है देखो,
Bills receivable and bills payable is an example of personal type of account. टाइप ऑफ अकाउंट देखा था ना हमने, कितने टाइप होते हैं? 4. कौन सा 4 है? सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग, बैंक का हो गया. टाइप्स ऑफ अकाउंट कितना है? 3. पक्का 3? पक्का? हाँ, यही होता है. देखो, जब हम लोग बहुत बड़ा बड़ा डिग्री लेते हैं, सीए कंप्लीट करोगे आप, सीए में कंप्लीट करोगे, बहुत बड़ा बड़ा नॉलेज लेके आप किसी बड़े कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएंगे और वहां पे ऐसा छोटा सा गूगली क्वेश्चन पूछा और आप 3 बोल रहे हो ना, तो आपको लात मार के हकल देंगे. भाई तुमने इतना बड़ा डिग्री लिया है और अकाउंट का बेसिक क्वेश्चन तेरे को नहीं मालूम. देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट, ओनली 2. पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट. कौन सा? पर्सनल अकाउंट एंड impersonal account. And then impersonal account divided into 2 parts, that is real account and nominal account. But there are only 2 types of account, personal and impersonal. फंडा समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू द पर्सन. जो किससे रिलेटेड होता है? पर्सन से. पर्सन बोलो तो क्या? पर्सन 3 पार्ट में डिवाइड होता है. एक नेचुरल पर्सन, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. नेचुरल पर्सन बोलो तो वो इंसान, मतलब मेरा अकाउंट है, हर्षल अकाउंट, तो इट इज कॉल्ड एज पर्सनल अकाउंट. बराबर है? सुशांत अकाउंट पर्सनल अकाउंट, आदित्य अकाउंट पर्सनल अकाउंट. क्लियर है? पर्सनल अकाउंट. ओके, तो किसी भी इंसान से रिलेटेड अकाउंट है तो इट इज कॉल्ड एज नेचुरल पर्सन. क्या बोलेंगे इसको? नेचुरल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या? सिंपल नाम है बट कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है. जैसा अपने क्लासेस का नाम VR एकेडमी अकाउंट. VR एकेडमी क्या है? नाम है बट कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है. क्या बोलेंगे उसको? आर्टिफिशियल पर्सन. बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट. बैंक ऑफ इंडिया क्या है? नाम है पर कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है. क्या बोलेंगे उसको? आर्टिफिशियल पर्सन. रिलायंस कंपनी अकाउंट. क्या है? रिलायंस कंपनी. नाम है बट कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है. क्या बोलेंगे उसको? आर्टिफिशियल पर्सन. समझा? एंड तीसरा क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. मतलब एक ऐसा अकाउंट जो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली किसी पर्सन को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है. उसे बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. जैसे कि बिल्स रिसीवेबल. क्या है बिल्स रिसीवेबल का मीनिंग? द पर्सन हु रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल फॉर हिम, बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए बिल्स रिसीवेबल. कौन रिसीव करना है बिल का अमाउंट? ड्रॉवर. बराबर है ना? तो ड्रॉवर के लिए बिल क्या बनेगा? बिल्स रिसीवेबल. कौन पे करने वाला बिल का अमाउंट? ड्रॉई. तो ड्रॉई के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या रहेगा? तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ड्रॉवर एंड ड्रॉई को. ड्रॉवर एंड ड्रॉई कौन है? पर्सन. सो दैट्स व्हाई इट इज व्हाट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है मालूम है? बिल ऑफ बिल्स रिसीवेबल इज एन डैश टाइप ऑफ अकाउंट. और फिर ऑप्शन में आएगा व्हाट? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ द अबव. समझा आपको? तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा? पर्सनल अकाउंट. क्या रहेगा? क्यों? क्योंकि पर्सन नेचुरल रहने दो, आर्टिफिशियल रहने दो या फिर रिप्रेजेंटेटिव, तीनों से रिलेटेड है या तीनों में से कोई भी है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट. क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्लियर है ये चीज? पक्का? तो पहला पॉइंट क्या बोला? बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल. ये कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट. दैट इज व्हाट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. तो इट इज पर्सनल अकाउंट. सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? देखो, ये भी आपको बताने का जरूरत. रिसीवेबल का मतलब क्या है? पैसा रिसीव करने का बाकी है. मतलब आज नहीं तो कल हमको पैसा मिलने वाला है ना. आज नहीं तो कल हमको पैसा मिलने वाला है तो इट इज अवर एसेट्स. और पेएबल का मतलब पैसा पे करने का बाकी है. तो आज नहीं तो कल पैसा पे करना है. आज नहीं तो कल पैसा पे करना है तो हमारे लिए क्या बनेगा? लायबिलिटीज. समझा आपको? क्लियर है? एंड थर्ड पॉइंट इज व्हाट?
इन एन इजी वे। ये हमारा एजम्पशन है, इसको फिलहाल साइड में रखो, जब जर्नल एंट्रीज आएगा तब हम इसको देखेंगे। क्लियर है? बट अभी तक जितना भी देखा बिल ऑफ एक्सचेंज का वो सब क्लियर है? पक्का? क्या देखा सबसे पहला हमने? फॉर्मेट, बराबर है। फिर क्या देखा? पार्टीज इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। कितने पार्टीज से? 3। नंबर 1 ड्रॉवर, ड्रॉई, पे। ड्रॉवर का मीनिंग बोलो। वेरी गुड। ड्रॉई का मीनिंग? The person on whom bill is drawn is called as drawee. समझ में आ रहा है? दूसरा मीनिंग भी देखा था ना? The person who accept the bill is called as, बराबर है। थर्ड क्या था? पे। पे का मीनिंग क्या था? The person to whom amount is payable is called as pay. बोलो फटाफट। The person to whom amount is payable is called as pay. क्या बोला था? मैक्सिमम केसेस में पेई कौन होता है? ड्रॉवर। बट कुछ केसेस में पेई कौन होता है? थर्ड पार्टी। झापड़ी दोगे? कौन होता है? थर्ड पार्टी। एग्जाम्पल में हमने देखा था थर्ड पार्टी कौन था रे? बैंक। क्लियर है ये चीज? पक्का? कुछ डाउट? कुछ डाउट? चलो फिर क्या देखा था? मीनिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल क्या बोला था हमने? द पर्सन हु रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल फॉर हिम बिल ऑफ एक्सचेंज विल बी बिल्स रिसीवेबल। तो बिल का अमाउंट कौन रिसीव करने वाला है? ड्रॉवर। तो ड्रॉवर के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या बनेगा? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स पेएबल का मीनिंग? द पर्सन हु पे द अमाउंट ऑफ बिल फॉर हिम बिल ऑफ एक्सचेंज विल बी बिल्स पेएबल। बराबर है। बिल का अमाउंट कौन पे करता है रे? ड्रॉई। तो ड्रॉई के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या बनेगा? बिल्स पेएबल। क्लियर है? फिर हमने देखा बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है? पर्सनल टाइप ऑफ अकाउंट है, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। बिल्स रिसीवेबल बिजनेस के लिए क्या होता है? बिल्स पेएबल बिजनेस के लिए क्या होता है? क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट थ्योरी क्या है देखो। नंबर 1 एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। मैंने क्या बोला था अभी? हमने बोला था कि बिल ऑफ एक्सचेंज तभी स्टार्ट होता है जब क्या होता है? ड्रॉई का सिग्नेचर बिल के ऊपर होता है। जब तक ड्रॉई बिल के ऊपर सिग्नेचर नहीं करता है तब तक बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रोसीजर चालू होता नहीं है। तो ये जो ड्रॉई बिल के ऊपर सिग्नेचर करता है ना, उसे क्या बोलते हैं बोलो? एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। तो सिंपल मीनिंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल का क्या है? रीड करो। डन। और क्या बोला था हमने? टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस। अच्छा, और एक चीज इंपॉर्टेंट बोला था, द बिल बिफोर द सिग्नेचर ऑफ ड्रॉई इज कॉल्ड एज व्हाट? ड्राफ्ट। इज कॉल्ड एज व्हाट? ड्राफ्ट। जब तक ड्रॉई बिल के ऊपर सिग्नेचर नहीं करता, बिल बोला तो एक कागज का टुकड़ा होता है, बट जैसे ही ड्रॉई बिल के ऊपर सिग्नेचर करेगा तो उस बिल का वैल्यू कितना बनता है? जितना उस बिल के ऊपर अमाउंट है। क्लियर है? नाउ टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस कितने टाइप्स है देखो। नंबर 1 जनरल एक्सेप्टेंस। नंबर 2 क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। जनरल एक्सेप्टेंस को और एक नाम क्या है? अच्छी तरह से समझ के लो, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको जनरल नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो जो जनरल एक्सेप्टेंस का मीनिंग है वही किसका रहने वाला है? अनक्वालिफाइड का रहने वाला है। सो नंबर 1 क्या है? नंबर 1 जनरल एक्सेप्टेंस। जनरल एक्सेप्टेंस का सिंपल मीनिंग है देखो, मेरे ड्रॉवर है, आप ड्रॉई है, मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया। आपको क्या खरीदना था? टीवी खरीदना था। कितना अमाउंट था? 40,000। क्रेडिट पीरियड कितना था? 3 मंथ्स। तो मैंने सारा का सारा डिटेल्स बिल में क्या किया? ड्राफ्ट किया। आपका नाम, मेरा नाम, एड्रेस, बिल का अमाउंट, टाइम जो भी था वो सब मैंने क्या किया? ड्रॉ किया। ड्रॉ करके आपको दिया। आपने देखा नाम बराबर है, अमाउंट बराबर है, टाइम बराबर है, सब कुछ बराबर है। बिल में मेंशन की हुई सारी चीजें आपने एग्री किया और किसी भी तरह का चेंज न करते हुए आपने बिल के ऊपर क्या किया? साइन किया। तो ऐसे एक्सेप्टेंस को क्या बोला जाएगा? बोलो, जनरल एक्सेप्टेंस। क्या बोला जाएगा? तो जनरल एक्सेप्टेंस का सिंपल मीनिंग क्या है मालूम है? व्हेन ड्रॉई एक्सेप्ट द बिल
without any changes into the original condition of the bill is called as what? General acceptance. क्या है general acceptance का meaning बोलो? When Roy accepts the bill by without making any changes into the original condition of the bill, then it is called as general acceptance. It is also called as अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. क्या बोला समझा ना? मैंने जो जो चीजें बिल में मेंशन की हुई थी आपने उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, सारी चीजों को एग्री करके आपने बिल के ऊपर सिग्नेचर किया. इट इज कॉल्ड एज व्हाट? जनरल एक्सेप्टेंस. डन. तो अभी जनरल एक्सेप्टेंस को और क्या नाम है? अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. दूसरा क्या था रे? ये देखो अभी एक एग्जाम्पल है. ये बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट है. ये देखो मैंने अमाउंट लिखा हुआ है, मैंने डेट लिखा हुआ है, कितना टाइम आपने बोला 3 महीना, मैंने 3 मंथ्स लिखा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है. आपने देखा बिल ऑफ एक्सचेंज, अमाउंट देखा, बराबर है, डेट देखा, टाइम देखा, सब देखा आपने, और क्या किया आपने? साइन किया. किसी भी तरह किसी भी चीज में आपने चेंज किया हुआ नहीं है. साइन करके बिल रिटर्न किया, ऐसे क्या बोला जाएगा? बोलो जनरल एक्सेप्टेंस. क्लियर है ये चीज? नाउ दूसरा क्या बनेगा रे? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. क्या रहेगा इसका मीनिंग? सिंपल है. मैंने जो बिल आपके ऊपर ड्रॉ करके दिया, अगर आप उसमें चेंजेस कर रहे हो और चेंजेस करने के बाद बिल एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसे क्या बोला जाएगा? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. क्या है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मीनिंग बोलो? When Roy accepts the bill after making certain changes into the original condition of the bill, then it is called as qualified acceptance. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया 3 महीने के लिए. आप क्या बोल रहे हो? अरे भाई 40,000 का टीवी लिया है, इतना बड़ा अमाउंट है, 3 महीने में मैं कैसे रीपे कर पाऊंगा? एक काम करो, उस 3 महीने को 5 महीने करो. तो क्या हो रहा है? कंडीशन चेंज हो रहा है. यस और नो? क्या बोलेंगे फिर उसको? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. मान के चलो कि मैंने बिल 40,000 का ड्रॉ किया था, आप आए और क्या बोल रहे हो कि देख भाई 10,000 मेरे पास अभी कैश है, मैं अभी क्या अभी दे रहा हूं, इस बिल को चेंज कर, 40 का अभी कितना कर? 30 कर. चेंज हो रहा है, बराबर है. क्या बोलेंगे उसको? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. जनरली बिल जब चेंज होता है, कंडीशन जब चेंज होता है ना, तो किस में होता है? एक तो टर्म में या फिर अमाउंट में. पर हमको क्या ध्यान में रखना है? वट एवर द रीजन, ड्रॉई क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ कंडीशन को चेंज करने के बाद बिल एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? बोलो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. क्लियर है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मीनिंग? पक्का? ये देखो बिल, ये अमाउंट है, बराबर है, ये टाइम है. क्या बोल रहा है ड्रॉई? देखो ये 1.5 लाख में से मैं क्या कर रहा हूं? 50,000 अभी पे कर रहा हूं. बिल को कितना करो? 1 लाख का करो. कर दिया, कंडीशन चेंज हो गया. ऐसे किसी भी तरह कंडीशन, ये देखो यहाँ पे डेट चेंज हो रहा है, मोस्टली ऐसा होता नहीं है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया है. ऐसे किसी भी तरह कंडीशन को चेंज करके ड्रॉई अगर क्या कर रहा है? बिल एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्वालिफाइड का मीनिंग समझा? देखो नाम पे मत जाओ. गया बहुत मतलब 90% स्टूडेंट के माइंड में क्या होता है मालूम है? क्वालिफाइड बोला तो क्वालिफाइड वर्ड ये पॉजिटिव दिखता है ना, तो हमारे माइंड में क्या आता है? हाँ, ड्रॉई ने कुछ भी चेंज नहीं किया और बिल एक्सेप्ट किया. और अनक्वालिफाइड बोला तो नेगेटिव आता है, तो माइंड में क्या आता है? ड्रॉई ने चेंज करने के बाद क्या किया? बिल एक्सेप्ट किया. बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा रिवर्स है. समझ में आ रहा है? तो क्वालिफाइड बोला तो क्या? ड्रॉई ने चेंज करने के बाद बिल एक्सेप्ट किया. क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. ऑब्जेक्टिव, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलो नेक्स्ट वन इज व्हाट? ड्यू डेट. अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. हर क्वेश्चन में हमारे लिए ये कंसेप्ट क्या रहेगा? जरूरी रहेगा. मैंने आपको बोला था ड्यू डेट, ये वर्ड आपने किधर देखा रहेगा? चलो ठीक है, इंग्लिश डॉक्यूमेंट आपने देखा नहीं रहेगा, बट अंतिम तारीख ये वर्ड तो आपने देखा रहेगा. यस, कहां पे? लाइट बिल में. क्या शो करता है वो? अंतिम तारीख. अंतिम तारीख का मतलब है ड्यू डेट. ड्यू डेट बोला तो क्या? आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने का अमाउंट, बराबर है. यहां पे ड्यू डेट का मतलब क्या होगा? वेरी सिंपल. जो बिल ऑफ एक्सचेंज आपके ऊपर ड्रॉ किया है उसका पे करने का जो डेट आएगा, दैट डेट इज कॉल्ड एज व्हाट? ड्यू डेट. तो फॉर एग्जांपल आज डेट क्या है? आज डेट है मान के चलो 8 अप्रैल, बराबर है. सुशांत ने हमारे पास से गुड्स लिया कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए उधारी पे लिया. हमने आज उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया फॉर 3 मंथ्स. तो फिर 3 महीने के बाद जो डेट आएगा, दैट डेट इज कॉल्ड एज व्हाट? ड्यू डेट. क्या बोलेंगे उस डेट को? तो क्या आएगा ड्यू डेट का मीनिंग? बोलो.
सिंपल मीनिंग है, जिस दिन में बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट पे करना है, दैट डेट इज कॉल्ड एज व्हाट? ड्यू डेट। समझ में आ रहा है? अब ये ड्यू डेट जो है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। नंबर वन इज व्हाट? नॉमिनल ड्यू डेट। नंबर टू इज व्हाट? लीगल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक फॉर द नेम सेक, नाम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारा 8 अप्रैल है, हमने बिल ड्रॉ किया कितने मंथ्स के लिए? 3 महीने के लिए। 3 महीने के बाद जो डेट आने वाला है ना, दैट डेट इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉमिनल ड्यू डेट। तो मई, जून, जुलाई, 8 जुलाई हमारा क्या बनेगा बोलो? नॉमिनल ड्यू डेट। क्या बनेगा हमारा? फंडा समझ में आ रहा है? तो आज का डेट यानी कि डेट ऑफ बिल, और उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं? पीरियड ऑफ बिल, दैट इज 3 मंथ्स। तो डेट ऑफ बिल में पीरियड ऑफ बिल ऐड करने के बाद जो डेट आएगा ना, दैट डेट इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉमिनल ड्यू डेट। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ व्हाट? नॉमिनल ड्यू डेट। क्या है, जरा रीड करो। When due date is calculated by adding date of bill and period of bill, then it is called as nominal due date. तो डेट ऑफ बिल 8 अप्रैल है, पीरियड ऑफ बिल 3 मंथ्स है, ऐड किया दोनों को, डेट क्या आ रहा है? 8 ऑफ जुलाई। 8 ऑफ जुलाई हमारा क्या बनेगा? नॉमिनल ड्यू डेट। तो नॉमिनल ड्यू डेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या आएगा? देखो, नॉमिनल ड्यू डेट इज इक्वल टू डेट ऑफ बिल प्लस, Period of bill. दैट इज सिंपल फॉर्मूला। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, नॉमिनल ड्यू डेट इज इक्वल टू डैश प्लस डैश। समझ में आ रहा है? फिर ऑप्शन आएगा, डेट ऑफ बिल आएगा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आएगा, बराबर है, डेट ऑफ पेमेंट आएगा, और भी कुछ आएगा। हमको क्या ध्यान में रखना है? डेट ऑफ बिल। क्लियर है? अच्छा, ये फॉर्मूला। और क्या बोला मैंने? इट इज जस्ट फॉर द नेम सेक। मतलब क्या? नॉमिनल ड्यू डेट जो है ना, ये एक्चुअल ड्यू डेट नहीं रहेगा। क्या है? देखो, Nominal due date is not an actual due date. ये एक्चुअल ड्यू डेट नहीं है ना। अभी क्यों नहीं है, बराबर समझ के लो। बहुत बार ऐसा होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में है ना, ड्रॉवर क्लियरली बोलता है कि भाई 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया है, बिल ड्रॉ किया है, तो 3 महीने में पैसा आपको देना चाहिए। अगर आप नहीं दे रहे हो तो मैं आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लूंगा। तो लीगल एक्शन बोला तो क्या? आपके ऊपर फाइन, पेनल्टीज, इंटरेस्ट क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है। बराबर है? तो मुझे बताओ, ये फाइन, पेनल्टीज, इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए क्या रहेगा रे? फायदा रहेगा या नुकसान? ड्रॉवर के लिए प्रॉफिट ही है ना भाई। 40,000 का बिल मैंने इसके ऊपर ड्रॉ किया है, डेट है 8 जुलाई का, और बंदा ही 8 जुलाई को आया नहीं, तो मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट लेगा, फाइन लेगा, पेनल्टी लेगा। 1000-2000 रुपए भी लिया तो मेरे लिए तो फायदा ही है ना। यस और नो? पक्का? पक्का? तो ड्रॉवर तो यही विश करेगा ना कि ड्रॉई ड्यू डेट पे आना नहीं चाहिए, ताकि मेरे को फायदा हो सके। समझ में आ रहा है? और गवर्नमेंट को भी ये मालूम है कि ड्रॉवर तो ये सोचेगा ही कि ड्रॉई ड्यू डेट में नहीं आएगा तो मेरा फायदा होगा, तो बेटर है वो नहीं आना चाहिए। तो गवर्नमेंट बोलता है कि इन केस ड्रॉई किसी मजबूरी में फंसा हुआ है, कुछ भी रहेगा, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉई को आना था ड्यू डेट पे, बट अचानक सडनली उसके घर पे कोई एक्सपायर हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, या व्हाटएवर कुछ भी हुआ, और उस दिन वो आ नहीं पाया। समझ में आ रहा है? क्या होगा रे? दूसरा दिन बेचारा आ रहा है तो फटक से ड्रॉवर उसके ऊपर फाइन चार्ज करेगा? नहीं, चार्ज करेगा तो ये ड्रॉई के साथ इनजस्टिस होगा। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल अभी ड्रॉवर है, दादर में रह रहा है, ड्रॉई कहां पे रह रहा है? बदलापुर में। ड्यू डेट क्या बोला करे अपना? 8 जुलाई। और जुलाई बोला तो बारिश वाला पीरियड, जुलाई बोला तो अपने यहाँ पे पानी आता ही आता है। अब बदलापुर से भाई को दादर आना है पैसा देने के लिए, बट अचानक क्या हुआ? बहुत ज्यादा बारिश हो गया, ट्रेन बंद हो गया। बंदा आएगा? नहीं आएगा। और नहीं आएगा तो मैं खुश, अच्छा हुआ नहीं आया, मैं तो भगवान को एक अगरबत्ती लगाएगा, ज्यादा बारिश हो रही तो ये नहीं आना चाहिए, 2000 मेरे को एक्स्ट्रा मिलेगा। गलत है ना? ड्रॉई के साथ पैसा देने का उसको आने का है, बट बेचारे का मजबूरी है, नहीं आ पा रहा है, और उसके बाद फटक से उसके ऊपर फाइन लगाओ, उसके साथ इनजस्टिस होगा। तीसरा रीजन, ड्रॉई को आने का है, ड्रॉई को पैसा बैंक से विड्रॉ करने का, बट आज संडे है, बैंक हॉलीडे, बैंक से विड्रॉ नहीं कर पा रहा है, एटीएम कार्ड वगैरह है वो बात अलग है, बट आज के डेट में एटीएम से भी पूरा पैसा एक साथ आता नहीं है, सो बेचारा नहीं पैसा विड्रॉ कर पाया, नहीं आ पाया। तो ऐसा कुछ भी रीजन रहेगा, अगर ये ड्रॉई ड्यू डेट पे, नॉमिनल ड्यू डेट पे
नहीं आ पा रहा है, पैसा नहीं दे पा रहा है, तो ड्रॉवर ने फटक से उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेना है। तो रूल बोलता है कि ड्रॉवर को अगर ड्रॉई नॉमिनल ड्यू डेट में नहीं आ रहा है पैसा पे करने के लिए, तो ड्रॉवर को कम से कम और 3 दिन उसका क्या करना है, वेट करना है। कितना? 3 दिन। समझ में आ रहा है? 3 दिन वेट करो। अगर वो 3 दिन में भी नहीं आ रहा है तो फिर उसके अगेंस्ट जो भी आपको एक्शन लेना है वो एक्शन ले लो। तो ये एक्स्ट्रा 3 डेज का जो कंसेशन ड्रॉई को दिया जा रहा है, दैट एक्स्ट्रा 3 डेज इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्रेस डेज। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? फंडा समझ में आ रहा है क्या? एंड फिर क्लियर कट बोला है कि अगर ये ग्रेस डेज नॉमिनल ड्यू डेट में ऐड करो, तो हमारा नॉमिनल ड्यू डेट क्या था रे? 8 अप्रैल, बराबर है, डेट ऑफ बिल प्लस पीरियड ऑफ बिल 3 मंथ्स, दैट इज मई, जून, जुलाई। 8 जुलाई हमारा नॉमिनल ड्यू डेट आया। ड्रॉई नहीं आ रहा है, 3 दिन वेट करो, यानी कि 3 ग्रेस डेज उसमें ऐड करो। सो 9th जुलाई, 10th जुलाई, 11th जुलाई। 11th जुलाई को क्या बोला जाएगा? 11th जुलाई को बोला जाएगा लीगल ड्यू डेट। क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? तो नॉमिनल ड्यू डेट में 3 ग्रेस डेज ऐड करने के बाद जो डेट आता है, दैट डेट इज कॉल्ड एज लीगल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट का सिंपल मीनिंग है, रीड करो फटाफट। तो लीगल ड्यू डेट का फॉर्मूला कैसे आएगा? देखो, लीगल ड्यू डेट इज इक्वल टू डेट ऑफ बिल प्लस पीरियड ऑफ बिल, दैट इज डेट ऑफ बिल प्लस पीरियड ऑफ बिल, दैट इज नॉमिनल ड्यू डेट, बराबर ना? प्लस क्या करेंगे बोलो? प्लस 3 ग्रेस डेज। सो हमको क्या मिलेगा बोलो? लीगल ड्यू डेट। समझे आपको? तो लीगल ड्यू डेट को क्या बोला जाता है? एक्चुअल ड्यू डेट। क्या बोला जाता है? एक्चुअल ड्यू डेट। तो नॉमिनल ड्यू डेट एक्चुअल ड्यू डेट नहीं है। आपके घर का देखो ना, एमएसईबी का ड्यू डेट आया, आप उस दिन पैसा नहीं करते हो ना, तो आपको फाइन है कुछ 10 रुपया। 2 दिन 3 दिन वो लोग देते हैं ग्रेस पीरियड, बट फिर भी नहीं पेड किया तो फिर वो लाइट कट करने के लिए आता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा रूल है कि आप इमीडिएटली किसके ऊपर एक्शन मत लो, 2-3 दिन उसको एक्स्ट्रा देना चाहिए, बिकॉज सामने वाले का कुछ ना कुछ मजबूरी हो सकता है। तो हमने हमारे ड्रॉई को 3 दिन एक्स्ट्रा दिया। 3 दिन एक्स्ट्रा आने के बाद जो डेट आ रहा है, इट इज कॉल्ड एज लीगल ड्यू डेट। एंड फिर लीगल ड्यू डेट में नहीं आया तो फिर जो एक्शन लेना है आप ले सकते हो। समझे आपको? तो क्या देगा पहला मीनिंग? ड्यू डेट। क्या था ड्यू डेट? द डेट ऑन विच अमाउंट ऑफ बिल इज पेएबल इज कॉल्ड एज लीगल, सॉरी, इट इज कॉल्ड एज ड्यू डेट। ड्यू डेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, नंबर 1 एंड लीगल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट हमको कैसे मिलता है? डेट ऑफ बिल प्लस पीरियड ऑफ बिल। जब डेट ऑफ बिल और पीरियड ऑफ बिल को ऐड करके जो डेट आता है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉमिनल ड्यू डेट, बराबर है। फिर लीगल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट क्या बात है? नॉमिनल ड्यू डेट में 3 ग्रेस डेज ऐड करने के बाद जो आने वाला डेट है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? लीगल ड्यू डेट। क्या है वो 3 एक्स्ट्रा दिन? दैट 3 एक्स्ट्रा डेज आर कॉल्ड एज ग्रेस डेज। किसने दिया है वो? गवर्नमेंट ने दिया है। किसको दिया है? ड्रॉई को। सो द 3 extra days of concession given by the government to the drawee is called as what? Grace days. समझा? अभी मुझे बताओ, 8 तारीख हमारा नॉमिनल ड्यू डेट था, 3 दिन उसमें ऐड किया तो हमारा लीगल ड्यू डेट क्या आया रे? 11 जुलाई। अभी हमारा ड्रॉई जो है ना, वो क्या बोल रहा है मालूम है? 12 तारीख को आ रहा है, 12 जुलाई को। ड्रॉवर बोलता है भाई 2000 रुपये फाइन लगेगा। ड्रॉई बोलता है अरे नहीं, मैं कल आने ही वाला था 11 तारीख को, बट बैंक हॉलीडे था, पैसा बैंक में था, मैं विड्रॉ नहीं कर पाया, इसलिए मैं नहीं आया। आज आ रहा हूं, आज पैसा ले। चलेगा क्या? नहीं, मैं तो फाइन चार्ज करेगा ना। मैं उसको बोलेगा तू आज की बात कर, कल की बात कर रहे, कल बैंक हॉलीडे था, बट तेरा ड्यू डेट 11 तारीख नहीं है, तेरा ड्यू डेट क्या है? 8 तारीख है। तो 8 तारीख को तू सोया था, तभी तो बैंक हॉलीडे नहीं था, तो तू तभी पैसा विड्रॉ करना चाहिए और तभी पैसा देना चाहिए। 3 दिन आपको एक्स्ट्रा दिया है और उस दिन में अगर कुछ हो रहा है, आप बता रहे हो, तो एक्सक्यूजेस चलेगा नहीं, तो भाई आपको फाइन पेनल्टी देना पड़ेगा। क्लियर है ये फंडा?
पक्का समझ में आ रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हम लोग को सीखना है। क्या सीखना है? कि अगर आपका लीगल ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे में आ रहा है, कब आ रहा है? पब्लिक हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे बोलो तो छुट्टी, बराबर है? अभी छुट्टी बोला तो दुनिया भर का छुट्टी होता है, सारे छुट्टी तो आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। चलो कुछ छुट्टीज आप याद रख भी सकते हो, जैसे कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती, वो कभी चेंज होता नहीं है, बराबर है? बट कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं जो डेट वाइज नहीं होते, बराबर ना? जैसे कि आपका गणेश चतुर्थी, आपका दिवाली, ये चेंज होते रहता है। तो क्या कैलेंडर लेके बैठोगे आप एग्जाम में? पब्लिक हॉलीडे कौन सा डेट में? नहीं। यहां पे पब्लिक हॉलीडे बोला तो नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे किसको बोलते हैं अपन? यस, इंडिपेंडेंस डे एंड यस, दैट इज 15 अगस्त एंड 26 जनवरी। ये 2 दिन आपको खाली ध्यान में रखना है। तो अगर मुझे बताओ कि हमारा लीगल ड्यू डेट 26 जनवरी को आ रहा है और हमारा ड्रॉई बोल रहा है अरे भाई 26 जनवरी है, सब कुछ तो बंद था, मैं कैसे पैसा दूं? तो एक दिन तो और देना चाहिए, 27 जनवरी ड्यू डेट कंसीडर करना चाहिए। चलेगा क्या? नहीं, बिकॉज डेट तो आके गया है। तो अगर आपका लीगल ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे में आ रहा है, यानी कि अगर आ रहा है 26 जनवरी को, तो एक्चुअल ड्यू डेट कंसीडर किया जाएगा कौन सा रे? उसका प्रीवियस डे। उसका प्रीवियस डे विल बी कंसीडर एज एक्चुअल ड्यू डेट। तो 26 जनवरी को अगर लीगल ड्यू डेट आ रहा है तो हमारा लीगल ड्यू डेट क्या बनेगा? 25 जनवरी, यानी कि 25 जनवरी। अगर हमारा लीगल ड्यू डेट आ रहा है 15 अगस्त को, तो एक्चुअल ड्यू डेट क्या कंसीडर होगा? 14 अगस्त। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। If legal due date comes on a public holiday, then its previous day will be considered as actual legal due date. रहेगा याद? पक्का? 26 जनवरी और 15 अगस्त ना एक्चुअली रूल है, ये नेशनल हॉलीडे। सारे कंट्रीज में नेशनल हॉलीडे का मतलब क्या मालूम है? सब जगह में छुट्टी रहेगा एक्सेप्ट इमरजेंसी सर्विसेज। इनफैक्ट आपके दुकान भी क्या होते, सब बंद हो जाते। छुट्टी लेके आपके कंट्री के जो लोग हैं ना, उन्हें बोला जाता है सेलिब्रेट करो, ये आपके कंट्री का नेशनल हॉलीडे है, इंडिपेंडेंस डे। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है एज कंपेयर टू अदर फेस्टिवल। ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है, सेलिब्रेट करो। सारे कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है। अपने कंट्री में क्या होता है? तुम लोग स्कूल में थे तब सुबह उठ के जाते थे, जाना पड़ता था जबरदस्ती, नहीं गए तो दूसरा दिन बाहर निकाला जाता था या फिर मारा जाता था। बट कॉलेज में जाने के बाद कौन जाता है? कोई नहीं जाता है, बराबर है? हमारे आजू बाजू में भी देखेगा तो कौन सेलिब्रेशन करता है? कोई नहीं। 7 बजे वो स्पीकर लगाया जाता है, मेरे वतन के लोगों, 10 बजे से लोगों चालू रहता है, 10 बजे बंद, खत्म। हमारा इंडिपेंडेंस डे सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक होता है। कुछ लोग तो हॉलीडे बोल के प्लान करते हैं इधर उधर घूमने का। बाहर के कंट्री में ऐसा नहीं होता है। बाहर के कंट्री में पूरा दिन सेलिब्रेट किया जाता है, डीजे लगाया जाता है, कल्चरल एक्टिविटीज रखे जाते हैं। आपके जैसे यूथ जो होते हैं वो आगे आते हैं, अलग अलग इवेंट्स रखे जाते हैं, एंड पूरा दिन सेलिब्रेट किया जाता है। बट हम नहीं करते, बट दैट इज अनदर पार्ट। बट हम लोग ऐसा, मतलब रूल ऐसा कंसीडर हो रहा है कि भाई ये 2 दिन पूरा कंट्री में क्या रहने वाला है? हॉलीडे रहने वाला है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? पक्का? तो इसलिए इस दिन को हॉलीडे है तो हम लोग इसका प्रीवियस डे को क्या कंसीडर करेंगे? एक्चुअल ड्यू डेट। क्लियर है? चलो क्या लिखा है, रीड करो फटाफट। ओके, एग्जाम्पल क्या बोला देखो? कंसिडर्ड एज एक्चुअल लीगल ड्यू डेट। और अगर लीगल ड्यू डेट कब आ रहा है? क्लियर है ये चीज? पक्का?